नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही हैं। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से 16 जनवरी यानी मकर संक्रांति के तुरंत बाद ही समृद्धि यात्रा पर निकलने वाले हैं। तेजस्वी यादव पटना पहुंच गए हैं और दूसरी तरफ पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के जेडीयू में वापस लौटने की चर्चा तेज हो गई है। हम विस्तार से समझेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी जी हैं और नीतीश कुमार की ये यात्रा, और इसको नाम दिया गया है समृद्धि यात्रा, इसका क्या मतलब है? इसमें बिहार की जो प्रगति हुई है नीतीश कुमार के पिछले 20 साल के शासनकाल में, उस कार्यों की वो समीक्षा करेंगे और घूम करके देखेंगे कि कितना काम हुआ है। विकास का काम जो आगे बढ़ा है बिहार में, बिहार का जो एक नया चेहरा दिख रहा है, उस नए चेहरे में कितना दम है और कितना वाकई जमीनी काम हुआ है। काम हुआ है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी गुणवत्ता कैसी है, इसकी भी वो परख करेंगे। जो सूचनाएं आई हैं सीएमओ से, जो सूचनाएं आई गई पत्रकारों को, उसमें यही उद्देश्य इसका बताया गया है कि वो उन निर्माण कार्यों का मुख्य रूप से आकलन करेंगे, समीक्षा करेंगे, निरीक्षण करने के लिए। तो एक तरह से मोटा मोटी यही है कि बिहार की समृद्धि का वो निरीक्षण करेंगे। और ये उनकी 16वीं यात्रा है। नीतीश कुमार 20 वर्षों के शासनकाल में 15 यात्राएं निकाल चुके हैं और 2005 से इसकी शुरुआत हुई थी, जब उन्होंने निकाली थी न्याय यात्रा। न्याय यात्रा यानी उसके पहले लालू प्रसाद का शासन था बिहार में, लालू प्रसाद राबड़ी देवी, और 5 में ये सत्ता में आए तो लोगों को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने यात्रा शुरू की कि बिहार को अब न्याय मिलेगा। जो परेशानियां हुई, जिसको वो जंगल राज कहते रहे, उस जंगल राज की जो परेशानियां थी, उन परेशानियों को खत्म करके लोगों को न्याय और विकास के साथ आगे ले चला जाएगा। तो उस उद्देश्य को लेकर के उन्होंने वो यात्रा निकाली। उसके बाद लगातार हर साल निकालते रहे यात्रा और गांव-गांव में घूमते थे। 2009 में तो एक ही साल में 3 बार यात्राएं हुई। एक पहली यात्रा धन्यवाद यात्रा निकाली, 17 जून से शुरू हुई यात्रा। फिर प्रवास यात्रा निकाली, वो 25 दिसंबर 9 से शुरू हुई थी। फिर विश्वास यात्रा, प्रवास यात्रा अंतिम यात्रा थी, बीच में विकास यात्रा और धन्यवाद यात्रा और प्रवास यात्रा। ये तो नाम भी वो बड़ा चुन चुन करके नाम यात्राओं का रखा जाता है और इसका कुछ लाभ जरूर मिला। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि लाभ इसका नहीं हुआ। बिहार का लाभ हुआ और मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत रूप से बहुत जानकारी मिली, जो ऐसे सचिवालय में बैठ करके जो जानकारी नहीं मिलती, और उस हिसाब से उन्होंने कानून में बहुत सारे बदलाव किए। जो कानून में छोटी मोटी अड़चनें थी, जिसके चलते लोगों को समुचित सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, उनमें कठिनाइयां आ रही थी, उन कठिनाइयों का निराकरण किया गया। मगर ये कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि जितना लाभ मिलना चाहिए उतना लाभ नहीं मिला, क्योंकि जो मुख्यमंत्री के पास जो शिकायतें हैं, उन शिकायतों का समुचित समाधान नहीं हुआ और शिकायतों के लिए जो जिम्मेवार अधिकारी थे वो दंडित नहीं हुए। कई जगह तो ऐसी भी शिकायतें मिली कि मुख्यमंत्री गए, वहाँ ठहरे, विश्राम किया उन्होंने जिस गांव में, वहाँ सारी सुविधाएं रातों रात मुहैया कराई गई और जैसे मुख्यमंत्री गए सारी सुविधाएं हटा दी गई। मुख्यमंत्री से उद्घाटन कराने के लिए नल जल योजना वहाँ दिखा दी गई, चापाकल लगा दिए गए, लाइट बत्ती जला दिया गया, और जैसे मुख्यमंत्री वहाँ से निकले सारी सुविधाएं के ले गए, कल खोल के ले गए और बिजली बत्ती सब वहाँ से गायब हो गई। तो ऐसी भी सुविधाएं मिली, शिकायतें मिली, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, प्रभावी कार्रवाई जो होनी चाहिए। एक बार तो ऐसी भी घटना हुई कि लोगों ने शिकायत, वो जहाँ भी जाते थे अपनी यात्राओं में तो लोग उनको लिखित शिकायत देते थे। पहले वो जनता के बीच जाते थे और मिलते थे जनता से, उनकी शिकायतें लेते थे। तो जब वहां से वो चलने लग जाता तो देखा गया कि वो जो शिकायतें लोगों ने दी थी वो बोरे में भर के खेत में फेंकी हुई थी। तो ये लापरवाही, नौकरशाही की ओर से होती रही। इस पर मुख्यमंत्री नियंत्रण नहीं पा। अच्छा,
और क्योंकि नीतीश कुमार इन दिनों मीडिया से दूर हैं, चुनाव से पहले भी जब उन्होंने एक महिला संवाद यात्रा भी निकाली थी, उस दौरान भी उनके यात्रा में मीडिया को बैन कर दिया गया। फिर इन दिनों तो नीतीश कुमार के कार्यक्रम में ही मीडिया को बैन कर दिया गया है पूरी तरीके से। तो अब जो ये यात्राएं निकालेंगे नीतीश कुमार, क्योंकि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं और खुद से कुछ निर्णय नहीं लेते हैं, सब कुछ अधिकारी निर्णय लेते हैं, तो क्या इस यात्रा का कोई फर्क पड़ने वाला है? आम जनता को सीधा कोई इसका फायदा होने वाला है? नहीं, इस बार अब यात्राओं का स्वरूप उनका बदल गया है। पहले तो बाकायदा मीडिया को आमंत्रित किया जाता था, साथ ले जाया जाता था। जहां मुख्यमंत्री ठहरते थे रात में, वो अक्सर गांव में विश्राम करते थे, वहां शिविर सब लगाए जाते थे, वहीं वो ठहरते थे। तो वहीं मीडिया को भी ठहराया जाता था, या वहां जगह नहीं तो कहीं और व्यवस्था की जाती थी ठहरने के लिए। मगर धीरे 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 मीडिया से उनकी दूरी होती गई, और अब तो ये है जैसा कि आप बता रहे हैं कि उनके कार्यक्रम में मीडिया का प्रवेश ही बैन कर दिया गया। हालांकि आज पटेल भवन में जो पुलिस हेडक्वार्टर है, वहाँ एक कार्यक्रम था, उसमें तो मीडिया को आमंत्रित किया गया था। तो पुलिस विभाग की ओर से आमंत्रित किया गया था, लोग गए थे, पत्रकार वहाँ गए थे, और मुख्यमंत्री ने उसका उद्घाटन किया था। कोई कार्यशाला थी, उसका उद्घाटन किया। तो मीडिया से मतलब एक दूरी तो हो ही गई। पहले वो जहाँ भी देखते थे मीडिया को रुक करके बात करते थे, मगर अब वो फ्रेंडली जो रिलेशनशिप था मीडिया का मुख्यमंत्री का, वो पूरी तरह कह सकते हैं कि समाप्त। पर इसके साथ ही जनता के साथ भी जो उनका जुड़ाव होता था, पहले जो सीधे मिल लेते थे, बात कर लेते थे, क्या वो कर पाएंगे इस यात्रा में? हमको नहीं लगता है कि ऐसा होगा। जितना पहले सहज संवाद होता था उनका जनता के साथ, वो सहज संवाद भी बंद हो गया है। जैसे मीडिया से इंटरेक्शन बंद हुआ, वैसे ही जनता से भी उनका इंटरेक्शन बंद हो गया। पहले तो वो जनता दरबार लगाया करते थे, और वो एक अनोखा कार्यक्रम होता था, उसको देखने के लिए देश भर से पत्रकार और बड़े नेता आते थे कि भाई कैसा दरबार लगता है, और उसका नाम रखा गया था जनता के दरबार में मुख्यमंत्री। यानी वो मुख्यमंत्री का दरबार नहीं, वो दरबार जनता का है, और सेवक के नाते मुख्यमंत्री वहां हाजिर होते थे। ये नाम था सिर्फ, व्यवहार कुछ और था। व्यवहार में वो मुख्यमंत्री का एक दरबार होता था, जिसमें जनता फरियादी के रूप में हाजिर होती है। तो नाम के खेल में बहुत कुछ रहता है। तो ये दूरी उनकी बढ़ गई है, मगर फिर भी बिहार के वो सबसे लोकप्रिय नेता हैं नीतीश कुमार। और अभी देखा आपने कि चुनाव में किस तरह से उनको बीजेपी ने भी आगे करना पड़ा, न चाहते हुए। बीजेपी नहीं चाहती थी कि उनको आगे किया जाए, मगर आगे करके और चुनाव में बहुत। तो ये नीतीश कुमार की यात्रा को समृद्धि यात्रा माना जाए या धन्यवाद यात्रा माना जाए, जो प्रचंड बहुमत मिल गया एनडीए को? नाम तो उन्होंने समृद्धि यात्रा दी है, तो हमें वही मानना चाहिए जो नाम घोषित किया है। वो बिहार की समृद्धि देखना चाहते हैं, मगर समृद्धि तो आपने कर दी, समृद्धि का कितना फायदा मिला आम आदमी को, ये एक देखना चाहिए। मुख्यमंत्री को एक यात्रा निकालनी चाहिए, जन शिकायत निवारण यात्रा, क्योंकि जनता में इतनी शिकायतें हैं सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को लेकर के कि उसका कहीं कोई निराकरण नहीं होता है। अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या बिहार के विकास में है ये है कि अधिकारी यहाँ के काम नहीं करना चाहते। मुख्यमंत्री तो ठीक है, सक्रिय भी हैं, काम करना चाहते हैं, खूब मेहनत करते हैं, मगर जितना उसका आउटपुट आना चाहिए, जितना रिजल्ट आना चाहिए, वो अफसरों की लापरवाही की वजह से उतना लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए छोटे छोटे काम के लिए आप देखिए, जनता दरबार उसका उदाहरण था, और इसीलिए जनता दरबार बंद भी करना पड़ा कि छोटे छोटे मामले लेके लोग दर्जनों बार आते थे और उनका समाधान नहीं होता था। क्योंकि समाधान तो मुख्यमंत्री कर नहीं सकता, समाधान तो वहां नीचे बैठा जो कर्मचारी अधिकारी है उसको करना है। और ये भी आश्चर्यजनक है कि नली और गली की समस्याएं लेकर मुख्यमंत्री के यहाँ आते थे। इसका मतलब साफ था कि आपका नीचे का जो तंत्र है वो बिल्कुल निकम्मा बैठा हुआ है, कुछ काम नहीं करता है। तो मुख्यमंत्री का काम यह है कि नली और गली की समस्या सुलझाए और झूठ डांट का झगड़ा। उसमें भी बड़ी समस्या है कि जो आदेश देते थे उस पर भी अमल नहीं होता था, इसीलिए समस्याएं बढ़ती गई। तो नौकरशाही पर मुख्यमंत्री ने अपना नियंत्रण खो दिया है। वो अभी भी पहले तो वो बहुत नियंत्रित रखते थे, ये रखते थे, थोड़ा सा कठोरता थी, मगर धीरे धीरे जैसे जैसे उनका कार्यकाल बढ़ता गया वैसे वैसे वो नियंत्रण खोते खत्म हो गया। अब तो ये आरोप लगते रहे हैं
कि नौकरशाह ही मुख्यमंत्री को नियंत्रित कर रहे हैं और वही अपने इशारे पर उनको चला रहे हैं। यानी ये सरकार नीतीश कुमार नहीं चला रहे, नौकरशाह चला रहे। ये आरोप विपक्ष की ओर से खुलेआम लगाया जाता है और इसमें सच्चाई भी दिखती है। उदाहरण सामने आते हैं बीच में, उसमें सच्चाई भी इसमें दिखती है। तो ये यात्रा का लाभ जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, ये एक बड़ी समस्या है। तो इस बारे में मुख्यमंत्री को थोड़ा सचेत रहना चाहिए और यात्रा के दौरान कई चीजें उनको पेंट करके दिखाई जाती है। जैसे बुरी चीज को भी पेंटिंग करके अच्छा दिखाई देगा, तो वो दिखाया जाता है कि देखिए बहुत अच्छा बिहार, खुशहाल बिहार की तस्वीर खींच दी जाती है, मुख्यमंत्री भी खुश होकर के चले आते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है। अब इससे कैसे निपटेंगे? मुख्यमंत्री में इच्छा शक्ति की कमी नहीं, और चाहे तो इसे निपट सकते हैं, मगर यही है कि उनको स्वयं से इसके लिए पहल करनी होगी। अच्छा, अब तो तेजस्वी यादव की भी एंट्री हो गई है। महीनों बाद तेजस्वी यादव फिर से बिहार आ गए हैं, पटना आ गए हैं। अब उन्होंने कहा है कि 100 दिनों तक वो सरकार के काम पर कुछ नहीं बोलेंगे। इसको आप कैसे देख रहे हैं? और बोल ही लेंगे तो क्या कर लेंगे? मान लीजिए कि 100 दिन नहीं, 101वें दिन बोले तो बोल ही के क्या करेंगे? वो तो अपनी पराजय और जनता के आदेश को स्वीकार करने का साहस नहीं दिखा पा रहे हैं, तो वो बोल के क्या करेंगे? और उनके बोलने का कितना महत्व होगा, जनता कितना उनको सुनेगी, ये भी तो देखने वाली बात होगी। जनता ने अगर उनकी बात सुनी होती तो आज बिहार में उनकी सरकार होती, नीतीश कुमार की जगह पर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे होते। मगर जनता ने उनको नकार दिया, और ये नकारने का भाव जो निराशा उत्पन्न हुई वो इतनी गहरी है कि वो बिहार छोड़ के क्या कहिए देश छोड़ के चले गए विदेश। लगभग 2 महीने बाद अवतरित कुछ उन्होंने बोला, 100 दिन तक नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे तो आप बड़ा एहसान कर रहे हैं सरकार पर। नेता विपक्ष के नाते, और अभी भी वो देखिए क्या बयान दे रहे हैं कि ये जनादेश की जीत नहीं है, ये मशीन की जीत है। लोकतंत्र की जीत नहीं, मशीन तंत्र की जीत है। तो इसका मतलब कि आप जनता को अपमानित कर रहे हैं। जिस जनता ने एनडीए को वोट किया, बहुमत दिया, उसको आप झूठा और गलत ठहरा रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। तो जब तक ये सोच उनकी नहीं बदलेगी तब तक वो सत्ता में आना तो दूर, नेता विपक्ष की भूमिका भी ठीक से नहीं निभा पाएंगे। भाई किस्मत से ही विपक्ष के नेता की कुर्सी उनकी बची हुई है, मिल गई है। और वो कई उलझनों में, असल में उसके पीछे उनकी मनोस्थिति को समझना होगा। पारिवारिक उलझने अलग हैं अपनी जगह पर, पार्टी की समस्याएं अलग हैं, और गठबंधन का दबाव अलग है। रोज गठबंधन के जो दल हैं वो तरह तरह से धमकी का इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम छोड़ देंगे, आपका साथ छोड़ देंगे, कोई फायदा नहीं है, कोई आपका जनाधार नहीं है, इस तरह के आरोप उन पर लगते रह रहे हैं। तो इससे वो परेशानी में है, और इसी परेशानी के बीच वो इस तरह की बातें बोलते हैं। इसी परेशानी से बचने के लिए वो खैर, अब नीतीश कुमार के एक पुराने सहयोगी, करीबी, वो भी नौकरशाह ही थे, फिर जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, केंद्र में मंत्री भी बने, अब जनसुराज के नेता हो गए। अब खबर आ रही है कि आरसीपी सिंह वापस जनता दल यूनाइटेड में आ सकते हैं। आपको लग रहा है कि अब नीतीश कुमार कबूल करेंगे उनको? नीतीश कुमार सबको कबूल कर लेते हैं। और इसका उदाहरण है उपेंद्र कुशवाहा जी। कई बार आए, कई बार गए, और कितना खिलाफत किया उन्होंने नीतीश कुमार का। फिर भी नीतीश ललन सिंह तो गांधी मैदान में रैली हुई थी, कांग्रेस के साथ मिल करके उन्होंने जो गठबंधन बनाया था उसमें कहा कि लालू प्रसाद ने कहा था कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है, तो उस दांत को कैसे उखाड़ना है ये हम जानते हैं, ये कहा था। होम्योपैथिक सर्जरी का। और अंत में फिर देखिए आके नीतीश शरणम गच्छा होना पड़ा। तो नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के बाजीगर हैं, उनसे आप भाग नहीं सकते, बच नहीं सकते। तो इसलिए आरसीपी सिंह ने पूरी दुनिया घूम ली, भाजपा में आए, अपनी पार्टी बनाई, जनसुराज भी आए। अब एक कांग्रेस बची हुई है, आरजेडी बची है, कांग्रेस और आरजेडी बची हुई है। तो आरजेडी में उनको स्वीकार नहीं करेंगे लोग। अब कांग्रेस में तो अपने घमासान हुआ है, वहाँ कोई भविष्य नहीं है। तो इसलिए अब वो चाह रहे हैं कि फिर से
आ जाए वापस। उनका जो बयान अभी आया है कि उसकी बहुत तारीफ की उन्होंने। नीतीश एक लंबा एसोसिएशन रहा है नीतीश कुमार के साथ, और राजनीति में भी उनका लंबा साथ रहा, प्रशासनिक स्तर पर भी उनके साथ मैंने काम किया, और उनके कार्यकाल में बिहार का बहुत तेजी से विकास हुआ। सवाल यह है कि आरसीपी सिंह को क्या अब जेडीयू में जो दूसरे नेता है वो कबूल कर पाएंगे, क्या पचा पाएंगे? अब वो हैसियत तो वो नीतीश कुमार तय करेंगे कि उनकी क्या हैसियत होगी। नीतीश कुमार जिसके सर पर हाथ रख देंगे वो ऊपर उठ जाएगा, जिसके सर पर हाथ हटा लेंगे वो नीचे गिर जाएगा। तो नीतीश कुमार पर निर्भर है कि वो किस हैसियत में उनको लाते हैं, कितना अधिकार देते हैं। और क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा भी जब आए तो एक संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना के साइडलाइन कर दिया गया था, फिर उन्होंने निकलकर अपनी एक पार्टी बनाई। तो वही सवाल है कि आरसीपी सिंह आएंगे भी तो क्या वो पुराना कद उनको मिल पाएगा? पुराना कद अगर अपनी वो क्षमता दिखला पाए और नेता का विश्वास जीत पाए तो पुराना कद मिलने में कोई अच्छा, जेडीयू को कितना फायदा होगा आरसीपी सिंह आएंगे? हमको नहीं लगता है कि जेडीयू को उनके आने से फायदा मिलेगा, मगर ये है कि उन्होंने संगठन पर ज्यादा ध्यान दिया था। जब वो थे जदयू में तो उन्होंने संगठन पर बहुत ध्यान दिया था और अच्छा खासा नेटवर्क पार्टी का तैयार किया था। तो अगर इसमें नीतीश कुमार उनका उपयोग करते हैं संगठन के काम में, जो आज निग्लेक्टेड है, तमाम पार्टियों का संगठन एक तरह से उपेक्षित है। जो पटना में चंद चेहरे नेता हैं वही पार्टी चला रहे हैं, और जब जरूरत होती है भीड़ जुटाने की तब जिला संगठनों को याद किया जाता है। तो ये उपेक्षित पहलू है पार्टियों का, राजनीतिक दलों का। तो नीतीश कुमार के पास ये ऑप्शन होगा कि वो उनका आरसीपी सिंह का उपयोग संगठन के काम में कर सकें, और इससे संगठन मजबूत होगी तो पार्टी को भी फायदा होगा, सरकार को भी फायदा होगा। अच्छा, क्योंकि अभी देखिए हाल के समय में दो चुनाव बहुत नजदीक है, एक तो राज्यसभा वाला और दूसरा है एमएलसी वाला। यहाँ भी विधानसभा कोटे की 9 सीटें खाली हो रही हैं एमएलसी में, और उधर 5 सीटें राज्यसभा में खाली हो रही हैं। क्या आपको लगता है कि आरसीपी सिंह की अगर एंट्री होती है तो कहीं एक जगह उनको जगह मिल सकती है? हो सकता है उनकी नजर हो इस पर, उनकी नजर हो इस पर, इसीलिए वो इस मौके पर चाह रहे हैं कि हमारी एंट्री हो जाए। और एंट्री होगी तो अब वो नीतीश कुमार के ऊपर है। नीतीश कुमार भी चाहेंगे कि उनको एक अच्छा सम्मान दे करके वापस लाया जाए। तो वो चूंकि केंद्रीय मंत्री रहे हैं और राज्यसभा में भी रहे हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, तो उनको पूरा सम्मान दिया पार्टी ने। और अभी भी आरसीपी को चाहने वाले लोग हैं, जेडीयू में कई कार्यकर्ता हैं जो आरसीपी सिंह को बिल्कुल चाहते हैं। आरसीपी ने काम किया, पार्टी के लिए काम किया। ऐसा नहीं है कि वो पार्टी पर बोझ थे, पार्टी के लिए वो एक एसेट थे। मगर राजनीति में ये ऊपर नीचे चलता रहता है, कभी कोई दाव गलत हो जाता है, कभी कोई दाव सही हो जाता है। तो उनके दाव गलत हो गए, और जो विरोधी खेमा था उनकी लॉबी थी पार्टी की, वो हावी हो गई, तो उनको बाहर जाना। और वो फिर से आ रहे हैं, तो नीतीश कुमार जरूर चाहेंगे कि वो, चूंकि नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं और नीतीश कुमार के ढेर सारे राज भी वो जानते हैं, और इतनी कटुता होने के बावजूद, दूरी होने के बाद भी उन्होंने वो राज नहीं खोले। तो लोगों को ये उम्मीद थी कि अब अलग हो गए हैं, और बीच में जब रेड वेड हुआ था उनके परिवार के लोगों पर, तो ये माना जा रहा, रेड नहीं सॉरी, वो जो जमीन का मामला था कि जमीन खरीद किया गया पीरियड में इतना। तो उसके बाद लग रहा था कि वो कुछ खुलासा करेंगे। अब हालांकि उन्होंने चेतावनी दी थी कि मैं जब मुंह खोलूंगा तो भूचाल आ जाएगा। उसके बाद आरोप प्रत्यारोप बंद हो गए। अचानक रहस्यमय ढंग से जदयू के नेता खामोश हो गए। उसके बाद किसी ने फिर कोई वो मुद्दा उठाया नहीं जमीन। तो इसका मतलब ये है कि वो कुछ ऐसा राज रखे हुए हैं, और वो पार्टी को उसकी भी व्यवस्था देखते थे। आरसीपी सिंह आरसीपी टैक्स कहते ही थे वो तेजस्वी यादव, आरसीपी टैक्स दिए बिना वहां कोई काम नहीं होता। तो इसलिए वो उनकी पूछ होगी पार्टी में। विरोधी खेमा जरूर उनके नहीं चाहेगा कि वो फिर से पार्टी में आए, मगर नीतीश कुमार की इच्छा जरूर रहती है ये कि पुराने लोगों को एक साथ जोड़ करके रखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम लोग बातचीत कर रहे थे नीतीश कुमार के शुरू होने वाले समृद्धि यात्रा को लेकर। तेजस्वी यादव ने जो बीते दिन चुनाव बाद पहली बार जो कुछ बयान दिया था उस पर, और आरसीपी सिंह के जेडीयू में वापसी को लेकर, आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।